Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MDCAT session. आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 11 डिस्कस करेंगे जो कि सिलेबस है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड इम्यूनिटी। तो टेस्ट के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। ये टेस्ट हमारी MDCAT के A+ सीरीज का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 11। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बायोलॉजी के पार्ट में, द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अल्फा 7, बीटा 7.40, चार्ली 8.00 एंड डेल्टा 8.40। तो हम जानते हैं कि हमारे ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है दैट इज 7.40। इस पीएच पे नॉर्मली तमाम जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं ऑप्टिमम वैल्यू पे चल रहे होते हैं, जिस वजह से ब्लड की नॉर्मल जो पीएच है वो 7.40, और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 7.35 से 7.45 की रेंज में माइनर फ्लक्चुएशन जो है वो देखी जाती है, और अगर 7.40 से बढ़ना शुरू हो जाए या कम होना शुरू हो तो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 2, इट हैज थिकेस्ट वॉल इन ह्यूमन हार्ट, अल्फा लेफ्ट एट्रियम, बीटा राइट एट्रियम, चार्ली लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डेल्टा राइट वेंट्रिकल। अब देखिए जो ह्यूमन हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स हैं और जो वेंट्रिकल्स हैं दे हैव थिकर वॉल देन द एट्रियम, और अगर वेंट्रिकल में देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है दैट हैज 3 टाइम्स थिकर वॉल एज कंपेयर टू द राइट वन। क्यों थिक होती है? क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो जनरेट होता है, या जो ब्लड पास किया जाता है टुवर्ड्स द बॉडी दैट इज फ्रॉम लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, जिस वजह से मैक्सिमम प्रेशर जनरेट करने के लिए मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना होती है, जिस वजह से उसकी थिकनेस ज्यादा है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि राइट ऑप्शन इज लेफ्ट वेंट्रिकल विच इज थिकेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। Question number 3, number of branches arise from arch of aorta is alpha 2, beta 3, charlie 4 and delta 5। तो एक्चुअली एओर्टा से 3 आर्चेस जो हैं वो ब्रांचिंग की सूरत में अराइज करती हैं, जो कि हेड की तरफ, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं टुवर्ड्स द आर्म और एज सच टुवर्ड्स द शोल्डर्स। तो 3 बेसिक पार्ट की तरफ जो है वो सप्लाई करने के लिए 3 ब्रांचेस जो है वो अराइज होती हैं। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। Question number 4, it act as a catalyst in blood clotting phenomena, alpha histamine, beta heparin, charlie fibrinogen and delta prothrombin। तो देखिए जो हिस्टामिन और हेपरिन है ये व्हाइट ब्लड सेल से प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स हैं, जो कि पर्टिकुलरली स्वेलिंग काज करने के लिए और उसके साथ साथ एंटीकोआगुलेंट के तौर पर बिहेव करते हैं, जबकि फाइब्रिनोजन वो एक इनएक्टिव एंजाइम है जो कि फाइब्रिन की सूरत में इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, जो कि फाइब्रिन की सूरत में कन्वर्ट होके तो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन हमें पूछा क्या गया है कैटलिस्ट, तो कीवर्ड कैटलिस्ट की सूरत में देखेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन इज द राइट ऑप्शन। अगर ब्लड क्लॉटिंग के रेफरेंस से कहा जाएगा तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन एज अ कैटलिस्ट कौन काम करता है तो दैट विल बी एज अ प्रोथ्रोम्बिन। जबकि फाइब्रिनोजन के बारे में हम जानते हैं दैट इज प्रोटीन है जो कि फाइब्रिन की सूरत में कन्वर्ट होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा प्रोथ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following plasma protein is formed by blood cells, alpha albumin, beta fibrinogen, charlie prothrombin and delta immunoglobulin। तो देखिए एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये तीनों लिवर से प्रोड्यूस होती हैं, जबकि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये व्हाइट ब्लड सेल से प्रोड्यूस होती है। ये एक्चुअली एंटीबॉडी है जो कि बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होगी। बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा क्लोन्स बनाएंगे और प्लाज्मा क्लोन से फिर अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज, जो कि इम्यूनिटी में एक मेन रोल प्ले करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रिकर्सर ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स और अल्फा मेगाकैरियोसाइट्स, बीटा लिम्फोइड स्टेम सेल्स, चार्ली बोन मैरो सेल्स एंड डेल्टा हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। तो क्वेश्चन में क्या है, प्रिकर्सर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो यहां पे देखिए हीमोपोएटिक स्टेम सेल जो हैं वो एक्चुअली रेड ब्लड सेल्स के भी प्रिकर्सर्स हैं। इसी तरह से लिम्फोइड मैसेस से जो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और फेगोसाइटिक स्टेम सेल से फेगोसाइट बनाने के लिए यानी कि मोनोसाइट और अदर फेगोसाइट बनाने के लिए, सबके लिए जो प्रिकर्सर के तौर पर बिहेव कर रहा है वो क्या है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल। अब यहां पे बाजुकात कंफ्यूजन होती है कि बोन मैरो सेल्स जो है उनसे ब्लड सेल्स ओरिजिनेट होते हैं। तो देखिए
कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि अदर देन बोन मैरो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल थाइमस से जो लिम्फोइड सेल्स बनते हैं जिनसे टी लिम्फोसाइट बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं वो सबके प्रिकर्सर हैं जिनसे अल्टीमेटली बोन मैरो के सेल जो हैं वो बी लिम्फोसाइट बनाते हैं। इस तरह से थाइमस के सेल जो हैं वो टी लिम्फोसाइट बनाते हैं और रेड ब्लड सेल्स और उसके साथ साथ फेगोसिटिक स्टेम सेल से जो फेगोसाइट और मोनोसाइट जो है उनकी फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसका मतलब जो प्रिकर्सर के तौर पर काम करेगा दैट विल बी हेमोपोएटिक स्टेम सेल। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7, टिश्यू मैक्रोफेजेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम अल्फा बेसोफिल्स, बीटा न्यूट्रोफिल्स, चार्ली मोनोसाइट्स एंड डेल्टा इओसिनोफिल्स। तो टिश्यू मैक्रोफेजेस, एक्चुअली मैक्रोफेजेस की फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रही है? दैट इज फ्रॉम द मोनोसाइट, दैट इज द टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स जिनसे टिश्यू मैक्रोफेजेस जो है वो बनते हैं और वो इनगल्फ कर सकते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल को या डेड पार्टिकल प्रेजेंट इन द बॉडी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 8, डैश टेक पार्ट ऑन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, अल्फा एल्ब्यूमिन, बीटा फाइब्रिनोजन, चार्ली इम्यूनोग्लोबुलिन एंड डेल्टा ग्लोबुलिन। तो हम जानते हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है, जबकि फाइब्रिनोजन जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होके फाइब्रिन की सूरत में कन्वर्ट होके तो वो क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल होती है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होगी फाइब्रस फॉर्म में और उससे वो ब्लड क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करेगी। क्वेश्चन नंबर 9, अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बेसोफिल दैट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इज अल्फा हिस्टामिन, बीटा हेपरिन, चार्ली एंटीबॉडीज एंड डेल्टा प्रोथ्रोम्बिन। तो एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए यानी कि एंटी कोआगुलेंट के तौर पर जो काम करता है दैट इज हेपरिन, और हेपरिन प्रोड्यूस होता है किससे? दैट इज फ्रॉम द बेसोफिल। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 10, lymph enters into lymph nodes through alpha efferent lymph vessels, beta efferent lymph vessels, चार्ली lymph arteries and delta lymph veins। तो एक्चुअली हम जानते हैं कि जो lymph node है, फॉर एग्जांपल ये एक नोड का एरिया है, ये इस हिस्से में। अब यहाँ पे एक lymph vessel जो है वो इधर से आ रही है, एक lymph vessel जो है वो इस एरिया से आ रही है और इसी तरह से एक lymph vessel जो है वो इधर से आ रही है। अब ये सारी lymph vessel जो है इनका काम क्या है? lymph को टुवर्ड्स द lymph node लेके आना, और यहां से एक lymph vessel जो है वो निकलेगी जो कि lymph को अवे फ्रॉम द lymph node लेके जाएगी। तो ये lymph node है, lymph node, और जो इसकी तरफ लेके आ रही है इसको कहा जाता है एफरेंट वेसल, और जो अवे फ्रॉम द लिम्फ नोड लेके जा रही है उसको नाम दिया जाता है एफरेंट लिम्फ वेसल। एफरेंट का लफ्ज ई से हमेशा याद रखिए, एग्जिट जो कि बाहर की तरफ जो है वो मटेरियल को ले जाएगी, तो अवे फ्रॉम द लिम्फ नोड लेके जाए तो एफरेंट लिम्फ वेसल होगी, और यहां पे एफरेंट लिम्फ वेसल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोबारा क्वेश्चन को देखिए तो कहा गया लिम्फ एंटर्स इनटू लिम्फ नोड, तो एंटर किसके जरिए हो रहा है? एफरेंट के जरिए, और एग्जिट किसके जरिए कर रहा है? एफरेंट के जरिए। तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 11, इट एक्ट एज अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड फ्लो एंड बॉडी सेल्स। अल्फा ऑप्शन है लिम्फ, बीटा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, चार्ली इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड डेल्टा सीरम। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए टिश्यूज और उसके साथ साथ जो ब्लड कैपिलरी है उसके दरमियान में जो स्पेस होती है उसको नाम देता है इंटरस्टिशियम, और वहां पे जो फ्लूइड होता है उसको नाम देता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो लिम्फ कैपिलरीज जो अब्सॉर्ब करेंगी वो लिम्फ बन जाएगा, और बाकी मटेरियल जो है वो कहलाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इसका मतलब द फ्लूइड फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि ब्लड कैपिलरीज और टिश्यूज के दरमियान फ्लूइड होगा, जिसमें से जो गैसेस हैं और उसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट है और बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं, उन तमाम को एक्सचेंज करने के लिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो एक रोल प्ले करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 में राइट ऑप्शन होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 12, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा बी सेल्स, बीटा टी सेल्स, चार्ली मोनोसाइट्स एंड डेल्टा प्लाज्मा क्लोन सेल्स। तो देखिए एक्चुअली एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन अगर लिम्फोसाइट में देखें तो बी सेल्स होती है, लेकिन
बी सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा क्लोन्स, और फिर प्लाज्मा क्लोन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। इसलिए बी सेल से ज्यादा सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा? दैट विल बी प्लाज्मा क्लोन सेल्स। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? डेल्टा प्लाज्मा क्लोन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी आफ्टर डिजीज इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, बीटा पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, चार्ली एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एंड डेल्टा एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। देखिए हमें कहा गया कि एक डिजीज हुई और डिजीज के बाद जो है वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाना। आपने डिजीज जो होती है वो हमेशा इनकाउंटर ऑफ एनी फॉरेन इन्वेडर होता है जो कि नेचुरल है। अब एक बात क्लियर हो गई कि ये नेचुरल इम्यूनिटी है, लेकिन दूसरी बात हमें क्या है कि यहां क्वेश्चन में कहीं ये जिक्र नहीं किया गया कि आपको ये डिजीज जो है उसकी क्योर के लिए जो इम्यूनिटी हुई वो किसी मेडिसिन के जरिए हुई या किसी वैक्सीनेशन के जरिए हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल इम्यूनिटी है और उसके साथ साथ एक्टिव है कि खुद ब खुद आपकी बॉडी के जो इम्यूनिटी के पार्ट्स थे, यानी कि जो सेल्स थे, जो इम्यून रिस्पॉन्स था, उन्होंने एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए और वो एंटीबॉडीज जो हैं वो उनको एंटीजन को इनगल्फ करने के लिए या उनको किल करने के लिए या उनको इनएक्टिव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुई, जिस वजह से हमें वो डिजीज खत्म हो गई। तो इसका मतलब नेचुरल एक्टिव कंडीशन है कि बॉडी को डिजीज हुई और खुद ब खुद कुछ देर के बाद उसका जो रिस्पॉन्स है वो खत्म हो गया। अल्टीमेटली आपकी बॉडी ने एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी गेन की। अगर उसके मुकाबले में बाकी देखें, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कैसे होती है? पैसिव का मतलब ये होता है कि हम मदर से जो मिल्क हासिल करते हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबीज, उनके केस में हम कहते हैं कि वो मदर से मिल्क जो हासिल कर रहे हैं उनको वहां से क्या मिल रही है? एंटीबॉडीज। तो उन एंटीबॉडीज के जरिए नेचुरल क्या कर रहे हैं? वो पैसिव इम्यूनिटी हासिल कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की, तो पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हम बॉडी को एंटीजन देने के बजाय एंटीबॉडीज देना शुरू कर दें। जैसे कि हम टेटनस के केस में क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं कि बॉडी को एंटीबॉडीज दे देते हैं। अब एंटीबॉडीज जो हैं वो एंटीजन को किल कर देती हैं, बॉडी उसके लिए किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स ही शो नहीं करती। बॉडी को ये पता ही नहीं चला कि बॉडी में एंटीजन आए थे और बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स ने उसके अगेंस्ट कोई काम करना था। तो याद रखिए हमेशा एक्टिव और पैसिव कब कहा जाएगा? जब हम कहेंगे एक्टिव का केस होगा कि बॉडी खुद से उसमें रिस्पॉन्स प्ले करे, यानी कि अगर हम कोई वैक्सीन कर दें, यानी कि एंटीजन जो है वो बॉडी में इंजेक्ट कर दें, जिसकी वजह से वीकन और हाफ किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म करें, जिसकी वजह से बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। अगर बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू करेगी, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू करेगी, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एक्टिव इम्यूनिटी है। और अगर हम बॉडी को बाहर से एंटीबॉडीज दे दे, बॉडी के लिए प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ही ना हो, तो उसको कहेंगे पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव जो है एंटीजन और एंटीबॉडी की बेस पे होगा। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? नेचुरल का मतलब कि बॉडी या तो खुद करे या मदर की बॉडी से प्लेसेंटा के जरिए या मिल्क के जरिए हासिल करना शुरू कर दें, तो उसको कहा जाएगा पैसिव। और अगर हम बाहर से कोई वीकन और हाफ किल्ड एंटीजन बॉडी में इंसर्ट करें, जैसे कि वैक्सीनेशन में करते हैं, या डायरेक्टली एंटीबॉडीज ही दे दे, तो वो आर्टिफिशियल कंसीडर की जाती है। तो हमें दोनों पॉइंट्स को, नेचुरल और आर्टिफिशियल और एक्टिव और पैसिव दोनों पॉइंट्स को जो है वो क्लियर करना है। तो यहां पे प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी आफ्टर डिजीज, दैट विल बी एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following statement is true for lymph? Alpha WBC plus serum, Charlie RBCs WBCs and plasma, and delta blood minus RBCs and some proteins। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या है? स्टेटमेंट करेक्ट फॉर लिम्फ। अब सबसे पहले देखिए WBCs प्लस सीरम, तो कभी भी ब्लड सेल्स लिम्फ में नहीं होते, इसका मतलब WBCs नहीं होना चाहिए। बीटा में भी RBCs लिखा हुआ है, इसलिए ये नहीं हो सकता, और चार्ली में RBCs प्लस WBCs। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन ऑप्शन में भी ब्लड सेल्स मौजूद हैं वो लिम्फ का हिस्सा नहीं हो सकते। डेल्टा में देखिए ब्लड माइनस, यानी कि ब्लड में से अगर RBCs एंड कुछ प्रोटीन्स को निकाल दिया जाए तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज अ लिम्फ। Question number 15, passive immunity is used against alpha malaria, beta typhoid, charlie dengue and delta infectious hepatitis। तो क्वेश्चन में क्या है? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है वो हमेशा किसके अगेंस्ट की जाती है? दैट इज टू कॉम्बैट एक्टिव इन्फेक्शन, जिसमें से कौन कौन सी है? टेटनस है,
इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, रेबिस है, स्नेक बाइट है। ये कुछ एग्जांपल हमारी बुक में मेंशन की गई। इनका मतलब क्या है? एक्टिव इन्फेक्शंस और पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इन्फेक्शंस का मतलब ये होता है कि हमें कोई इन्फेक्शन हुई और उसके बाद कुछ देर में ही हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स से पहले ही वो हमारी बॉडी पे अटैक कर दे। फॉर एग्जांपल टेटनस के केस में जब हम कहीं पे रोड पे ऐसे रोड पे गिर जाते हैं जहां पे बैक्टीरिया मौजूद हो, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, रगड़ लगने की वजह से बॉडी में अगर वो इंजेक्ट हो जाए, अब वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर ऐसे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जो कि बॉडी का जो नर्वस स्पैज्म है और बाकी प्रॉब्लम्स करना, मस्कुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। अब ये इन्फेक्शन क्या हुई? एक्टिव इन्फेक्शन है कि उसने फौरन से अटैक करना शुरू कर दिया, बॉडी को रिस्पॉन्स करने का मौका ही नहीं दिया। इसके लिए हम पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं, यानी कि बॉडी का जो अपना रिस्पॉन्स है उसका इंतजार करने के बजाय हम बाहर से एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर देते हैं। अब उस एंटीबॉडीज के इंजेक्शन की वजह से होता क्या है कि एंटीबॉडीज जो हैं वो फौरन से उस एंटीजन के साथ कोएगुलेट करती हैं और उसको खत्म कर देती हैं, यानी कि उसके असर को खत्म कर देती हैं, जिस वजह से पैसिव इम्यूनाइजेशन हमेशा एक्टिव इंफेक्शन के अगेंस्ट की जाती है। सो राइट ऑप्शन विल बी द, पर इन गिवन ऑप्शन में से इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस जो है वो दिया गया जो कि एक्टिव इन्फेक्शन है और उसके लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अल्फा 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, चार्ली 3 पॉलीपेप्टाइड चेन एंड डेल्टा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हम जानते हैं कि एक जो हमारे पास एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल होता है ये इसी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम भी देते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है 2 हैवी चेन्स पर और 2 लाइट चेन पर, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कंटेन्स सेमिल्यूनर वॉल? अल्फा आर्टरीज, बीटा वेन्स, चार्ली आर्ट्रियोल्स एंड डेल्टा कैपिलरीज। तो एक्चुअली जो सेमिल्यूनर वॉल होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द वेन्स। आर्टरीज के केस में ऐसा किसी किस्म का कोई वॉल नहीं होता क्योंकि वहां पे ब्लड प्रेशर मौजूद होता है। वेन्स में वॉल्स की जो रीजन है दैट इज ड्यू टू द नो ब्लड प्रेशर। यहां पे ब्लड प्रेशर नहीं होता, ब्लड फ्लो होता है, तो इसलिए ब्लड फ्लो को मेंटेन रखने के लिए, बैक फ्लो को रोकने के लिए सेमिल्यूनर वॉल मौजूद होते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 18, it has been estimated that in a normal person plasma constitute about alpha 50%, beta 45%, charlie 55% and delta 65%। तो एक्चुअली ब्लड के अंदर जो है वो 2 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। अगर इस पॉइंट को आप देखें तो ब्लड जो है दैट इज ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स है और इसमें प्लाज्मा है। अब ये प्लाज्मा जो है वो 55% होता है, जबकि जो बाकी ब्लड सेल्स और अदर कंपोनेंट्स हैं दीज आर एक्चुअली 45%। और अगर प्लाज्मा में देखें तो दैट इज मेड अप ऑफ सीरम प्लस क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कंपोजिशन पूछी गई है कि प्लाज्मा और जो ब्लड सेल्स है उनमें कंपोजिशन क्या है, तो ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। Question number 19, histamine is produced by which of the following cells? Alpha basophils, beta platelets, charlie monocytes and delta eosinophil। तो एक्चुअली कौन से सेल जो है वो हिस्टामिन की प्रोडक्शन करते हैं? तो हेपरिन जो और हिस्टामिन है these are produced by the basophil cell। हम जानते हैं हेपरिन का काम एंटीकोगुलेंट है और जो बेसोफिल है उसी से हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है जो कि इन्फ्लेमेशन काज करता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया? हिस्टामिन किससे प्रोड्यूस होता है? दैट इज फ्रॉम बेसोफिल। ये भी याद रखिए, हेपरिन इज आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम द बेसोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 20, द हार्ट बीट साइकिल स्टार्ट व्हेन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस आर जनरेटेड फ्रॉम अल्फा एवी नोड, बीटा एसवी नोड, चार्ली एसए नोड एंड डेल्टा पीक्यू नोड। तो एक्चुअली 2 ही नोड मौजूद होते हैं, एसए नोड जिसको साइनोएट्रियल नोड कहते हैं एट द बेस, और दूसरे नंबर पे जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब एसए नोड जो है वो राइट एट्रियम पर मौजूद होता है जो कि पेसमेकर कहलाता है, हार्ट बीट इनिशिएटर होता है। वहीं से जो इंपल्स आती है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
और उसी से इंपल्स एवी नोड पे पहुंचती है, जो कि एवी नोड की जब एक्साइटेशन होती है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब हार्ट बीट को इनिशिएट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो क्या था, एस ए नोड। तो यहां पे कहा गया हार्ट बीट साइकिल स्टार्ट। तो हार्ट बीट साइकिल स्टार्ट कब होगा, एट्रियल सिस्टोल, फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन को स्टार्ट करने के लिए एसए नोड से सिग्नल आएगा, जिसको साइनो एट्रियल नोड का नाम भी दिया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज 4। क्वेश्चन नंबर 21, bicuspid valve control the flow of blood from अल्फा राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट साइड पर जो ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ भेजा जाता है उसके लिए जो वॉल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहलाता है, बाइकस्पिड नहीं। बीटा में देखिए राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जो है उसके दरमियान होता है सेमिल्यूनर वॉल, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। चार्ली लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा, इनमें भी सेमिल्यूनर वॉल होता है। और डेल्टा लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज द राइट ऑप्शन। यहां पे बाइकस्पिड वॉल मौजूद होता है जो कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ लाता है, और इसी बाइकस्पिड वॉल को मिट्रल वॉल का नाम भी दिया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 22, इन ईसीजी QRS wave represents alpha ventricular systole, beta atrial systole, चार्ली डायस्टोल एंड डेल्टा रिकवरी सिस्टोल। तो एक्चुअली जो एक वेव बनती है, अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें तो एक जो ईसीजी में वेव बनती है वो पी वेव होती है, QRS वेव होती है और टी वेव होती है। पी वेव हमेशा हम कहते हैं प्रायर टू आर्ट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से जरा पहले जो वेव आती है वो पी वेव कहलाती है, और फिर QRS जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए होती है, यानी कि प्रायर टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, यानी कि वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने से जरा पहले आएगा। और जो टी वेव है दैट इज फॉर डायस्टोल। तो इसका मतलब यहां पे QRS के बारे में पूछा गया है, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। Question number 23, the flap of tricuspid valve are attached to muscular extension of right ventricle known as alpha smooth muscles, beta papillary muscles, charlie intercostal muscles and delta skeletal muscle। तो जो ट्राइकस्पिड वॉल है उसको वेंट्रिकल के साथ अटैच करने के लिए जो एक्सटेंशन होती है, मस्कुलर एक्सटेंशन होती है, उसको नाम दिया जाता है पैपिलरी मसल्स। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। Question number 24, in maintenance of osmotic pressure of blood, primary role is performed by alpha globulin, beta immunoglobulin, charlie albumin and delta fibrinogen। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ऑस्मोटिक प्रेशर दो चीजों से मेंटेन होता है, दो प्राइमरी प्रोटीन से होता है, जिसमें एक कहा जाता है ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। अब क्वेश्चन में ये है प्राइमरी रोल किससे है, प्राइमरी का मतलब जो मेजॉरिटी में रोल प्ले करता है। तो हम जानते हैं कि 75% इज बाय एल्ब्यूमिन एंड 25% बाय ग्लोबुलिन। तो हमें कीवर्ड जो है वो चूज करना है प्राइमरी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं राइट ऑप्शन होगा चार्ली एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसीज प्लस डब्ल्यूबीसीज। ये गलत है, लिम्फ के अंदर आरबीसीज नहीं होते। बीटा ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसीज प्लस डब्ल्यूबीसीज प्लस प्लेटलेट्स। तो ये राइट ऑप्शन है, ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स जो है वो होते हैं। चार्ली में देखिए प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट्स। तो प्लाज्मा जो है उसमें जो हम क्वेश्चन में दिया गया ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, तो खाली लिम्फोसाइट नहीं बल्कि आरबीसीज और प्लेटलेट्स भी माइनस होंगे तो प्लाज्मा कहलाएगा। और डेल्टा में सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन। तो एक्चुअली सीरम जो है वो ब्लड माइनस, यानी कि प्लाज्मा सीरम जो है उसमें से जब क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस किया जाता है प्लाज्मा में से तो उसको नाम दिया जाता है सीरम। तो अगर हमें कहा जाए सीरम माइनस जो है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाए तो फिर हम कहेंगे सीरम, यहां पे कहा गया प्लस क्लॉटिंग फैक्टर, इसलिए हम इसको राइट ऑप्शन कंसिडर नहीं कर सकते। सो अल्फा ऑप्शन में जो है वो हमारे पास तो गलत है, बीटा ऑप्शन जो है दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैन आल्सो एंटर्स अल्फा ब्लड वेसल्स, बीटा लिम्फ नोड्स, चार्ली आर्टरीज एंड डेल्टा लिम्फ कैपिलरीज। तो लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो किस में एंटर हो सकते हैं, दीज आर एबल टू एंटर इन द लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज में क्यों हो सकते हैं, याद रखिए जो ब्लड कैपिलरीज है और लिम्फ कैपिलरीज है इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
लिम्फ कैपिलरीज जो है वो वन एंडेड ओपन होती हैं, यानी कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ब्लाइंड एंड होता है, और जो ब्लड कैपिलरीज है वो बोथ एंड ओपन होते हैं, एक साइड से वो वेन्यूल से और एक साइड से आर्टरियोल के साथ कनेक्टेड होती है। दूसरे नंबर पर जो मेजर डिफरेंस है जिस वजह से लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो आ सकते हैं लिम्फ कैपिलरीज में, दैट इज ड्यू टू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। लिम्फ कैपिलरीज के जो सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होती हैं, जिस वजह से लार्ज मॉलिक्यूल एंटर हो सकते हैं, और ब्लड कैपिलरीज में इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होती हैं, जिस वजह से लार्ज मॉलिक्यूल एंटर नहीं हो सकते। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। Question number 27. After fatty meal, the fat globules may make up -% of the lymph. Alpha 1, beta 2, Charlie 3 and delta 4. तो एक्चुअली कितने परसेंट जो है वो लिम्फ में फैट ग्लोब्यूल हो सकते हैं? तो दैट इज 1%। हम जानते हैं हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाय बनते हैं उनमें लैक्टियल्स जो हैं वो फैट ग्लोब्यूल्स को स्टोर करने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने के लिए होती हैं, जिस वजह से जब हम फैटी फूड हासिल करते हैं तो उसके बाद हमारे लिम्फ की कंपोजिशन में अप्रोक्सीमेटली 1% जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28. द वॉल्स एट द बेस ऑफ एओर्टा आर कॉल्ड अल्फा बाइकस्पिड, बीटा सेमिल्यूनर वॉल, चार्ली मिट्रल वॉल एंड डेल्टा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। तो एक्चुअली बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों को एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल कहा जाता है। ट्राइकस्पिड कहा जाता है राइट साइड ऑफ द हार्ट में, और बाइकस्पिड जिसको मिट्रल वॉल भी कहा जाता है दैट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जबकि सेमिल्यूनर वॉल जो है वो कहे जाते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ, यानी कि एट द बेस ऑफ एओर्टा, और उसके साथ साथ एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, दोनों स्ट्रक्चर्स में ये जो है सेमिल्यूनर वॉल मौजूद होंगे। इसके साथ साथ वेन्स के अंदर भी सेमिल्यूनर वॉल होते हैं, जिनका पर्पस क्या है? बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकना। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 29. It is the measure of force with which blood pushes up against the walls of blood vessels. Alpha ventricular pressure, beta pulse pressure, Charlie atrial pressure and delta blood pressure. तो देखिए हमें कहा गया ऐसी फोर्स जो के पुश करे ब्लड को अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। तो ये डेफिनेशन है ब्लड प्रेशर की, जो कि सिस्टोलिक कंडीशन की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और एओर्टा में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे फर्दर वेसल्स में जाता जाता ब्लड प्रेशर कम होता जाता है, जो कि कैपिलरीज में जाके जीरो हो जाता है, और फिर उसके बाद ब्लड फ्लो जो है वो कैपिलरीज के बाद वेन्स में और वेना केवा में। तो मिनिमम ब्लड फ्लो जो है वो होगा वेना केवा में, और मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जो है वो होगा एओर्टा में। एओर्टा कंटेन मैक्सिमम ब्लड प्रेशर and the vena cava contain minimum blood pressure. So right option will be delta. Question number 30. Dash is a foreign substance, often a protein, which stimulates the formation of antibodies. तो ऐसा foreign substance जो कि ट्रिगर करे एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन के लिए हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन, जिसको हम इम्यूनोजन का नाम भी देते हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन की जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्फा ऑप्शन में लिम्फोसाइट बी है, बीटा में लिम्फोसाइट टी है, चार्ली एंटीबॉडीज एंड डेल्टा इम्यूनोजन। तो इम्यूनोजन को ही दूसरा नाम एंटीजन भी दिया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 31. In immunoglobulin antibodies, 2 light chain and 2 heavy chains are linked to each other by alpha covalent bonds, beta hydrogen bonds, Charlie ionic bonds and delta disulfide bonds. तो एक्चुअली जो हैवी चेन और लाइट चेन्स हैं वो डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए, एक जो स्ट्रक्चर है 2 सल्फर की वजह से है इसलिए इसको नाम देता है डाइसल्फाइड, इसको भी नाम दिया जाएगा डाइसल्फाइड। तो एक्चुअली डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है वो बनते हैं 2 लाइट चेन्स के दरमियान भी, लाइट और हैवी चेन्स के दरमियान, और 2 हैवी चेन्स के दरमियान, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि एक एंटीबॉडी के अंदर 4 डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं, 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेस बिटवीन 2 हैवी चेन्स, और 1 बिटवीन a heavy chain and light chain and 1 between heavy chain and light chain. तो एक्चुअली 4 बेसिक डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हैं वो बनते हैं इन अ सिंगल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 32. Which part of antibody recognizes the antigen during immune response? Alpha heavy part, beta light part, Charlie constant part and delta variable part. तो एक्चुअली जो वेरिएबल रीजन होता है किसी भी एंटीबॉडी का, जो कि उसकी लाइट चेन में और हैवी चेन दोनों में मौजूद होता है, उसके टिप पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। तो इसका मतलब वेरिएबल पार्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को और उसके साथ बाइंड करता है। इसी वजह से ये वेरिएबल पार्ट जो है वो हर एंटीबॉडी में
चेंज होता है, इसमें वेरिएशन आती है ताकि वो वैरायटी ऑफ एंटीजेंस को एक दूसरे के साथ अटैच कर सके। जबकि जब हम कांस्टेंट रीजन की बात करते हैं तो कांस्टेंट रीजन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है अमंग वन क्लास ऑफ एंटीबॉडी। वेरिएबल रीजन हर एंटीबॉडी में चेंज हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट रीजन एक क्लास के अंदर कांस्टेंट रहेगा, जिसका मतलब क्या हुआ कि एंटीबॉडीज की 6 क्लासेस हैं, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन आई, आईजीआई का नाम देते हैं, आईजीजी का नाम देते हैं, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं जो कि क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज हैं। एक क्लास के अंदर रीजन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब कांस्टेंट रीजन जो है वो 6 टाइप्स के हो सकते हैं। उसमें वेरिएशन कितनी आ सकती है? 6 टाइप। क्यों? क्योंकि क्लासेस टोटल कितनी है? 6 हैं। तो इसका मतलब याद रखिए कांस्टेंट रीजन इज कांस्टेंट अमंग वन क्लास ऑफ एंटीबॉडी, जबकि वेरिएबल रीजन जो है वो उस क्लास के अंदर भी एक एंटीबॉडी से दूसरी एंटीबॉडी में ये वेरिएबल होता है ताकि वैरायटी ऑफ एंटीजेंस को अटैच कर सके। सो यहां पे राइट ऑप्शन होगा डेल्टा वेरिएबल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 33, मोनोसाइट्स स्टे फ्रॉम डैश ऑर्स इन द ब्लड, अल्फा 5 to 10, बीटा 15 to 20, चार्ली 10 to 20 एंड डेल्टा 20 to 30। तो एक्चुअली मोनोसाइट का जो लाइफ स्पैन है हमारी बुक में दिया गया दैट इज 10 to 20 ऑर्स। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 34, द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम, अल्फा लंग्स, बीटा इंटेस्टाइन, चार्ली किडनीज एंड डेल्टा हार्ट। तो एक्चुअली जो ब्लड को ड्रेन करती है हेपेटिक पोर्टल वेन टू द लिवर फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन से जो लिवर की तरफ ब्लड आता है और फिर उसके बाद इंफीरियर वेना केवा की तरफ ब्लड जाता है जो कि अल्टीमेटली हार्ट की तरफ चला जाता है। तो इसका मतलब लिवर से, इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ जो है वो ब्लड को लाया जाएगा थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन। क्वेश्चन नंबर 35, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, अल्फा लैकिंग ग्लोबुलिन्स, बीटा लैकिंग एल्ब्यूमिन, चार्ली लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड डेल्टा लैकिंग एंटीबॉडीज। तो एक्चुअली हम कहते हैं सीरम में से जब हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दें तो ये एक्चुअली कहलाता है प्लाज्मा। सीरम प्लस क्लॉटिंग फैक्टर इज प्लाज्मा। तो इसका मतलब सीरम जो है वो विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो कि प्लाज्मा में से जब हम क्लॉटिंग फैक्टर निकालते हैं तो सीरम कहलाता है। तो इसका मतलब ब्लड जो है वो सीरम से डिफर कैसे कर रहा है? ब्लड के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इसका मतलब ब्लड कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर बट सीरम लैक क्लॉटिंग फैक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर से सीरम जो है उसको डिफर किया जा सकता है फ्रॉम द ब्लड। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 36, ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, अल्फा डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, चार्ली डायस्टोल ऑफ राइट एट्रियम, चार्ली सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम एंड डेल्टा सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्वेश्चन क्या है? ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन एओर्टा। ह्यूमन एओर्टा में जो ब्लड प्रेशर आता है वो किसकी वजह से आता है? कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। कौन से वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका मतलब सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल जो है दैट विल जनरेट अ प्रेशर व्हिच बिकम्स द ब्लड प्रेशर एट द एओर्टा व्हिच विल बी मैक्सिमम। और जैसे जैसे ब्लड जो है वो मूव करता जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, एओर्टा से आर्टरी में पहुंचेगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। व्हाई? ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। और फिर फर्दर जैसे जैसे मूव करता जाएगा फ्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम किस वजह से होता है? सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 37, द फिगर शोज अ ह्यूमन ब्लड सेल, आइडेंटिफाई इट एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहां पे एक डायग्राम बनाई गई, नीचे कैप्शन में ब्लड सेल जो है वो दिए गए अल्फा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की आगे कैरेक्टरिस्टिक दी गई that forms about 62% of white blood cells phagocytic। अब न्यूट्रोफिल जो हैं वो फेगोसिटिक होते हैं और उसके साथ साथ 62% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये बात ठीक है। बाकी ऑप्शन में देखिए गलती कहां पे है। बेसोफिल देखिए तो कहा गया दैट आर फॉर्म अबाउट 2%, तो बेसोफिल एक्चुअली लेस देन 1% होते हैं, इसलिए ये बात गलत हो गई। चार्ली ऑप्शन देखिए, इओसिनोफिल मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स फेगोसिटिक। ये मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल नहीं है। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स जो हैं वो एक्चुअली एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल जब कहेंगे तो वो होते हैं कौन से? न्यूट्रोफिल्स। जबकि मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल जो है वो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन
मिलीमीटर क्यूब, 5 मिलियन सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब हो सकते हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, अल्फा। डेल्टा में देखिए यहाँ पे क्या है गलत, मोनोसाइट जिसकी कैरेक्टरिस्टिक दी गई लाइफ स्पैन ऑफ 3 days प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो मोनोसाइट ना तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं ना उनका लाइफ स्पैन इतना होता है। मोनोसाइट का लाइफ स्पैन 10 to 20 आवर्स होता है और उनके अंदर जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बल्कि मोनोसाइट जो है वो मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 38, द पेस मेकर इन द हार्ट इज कॉल्ड अल्फा साइनोएट्रियल नोड, बीटा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, चार्ली परकिंजी फाइबर्स एंड डेल्टा पैपिलरी मसल। तो एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है जो कि एज अ पेस मेकर, हार्ट बीट इनिशिएटर के तौर पर काम करता है, वो एसए नोड है, जबकि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं फॉर द कंट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। परकिंजी फाइबर जो है वो भी वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स के साथ मौजूद होती हैं, जबकि पैपिलरी मसल्स का काम क्या होता है, जो वॉल्स है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के साथ जोड़ने के लिए जो मस्कुलर एक्सटेंशंस होती हैं उनको नाम देता है पैपिलरी मसल। सो 38 में राइट ऑप्शन होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इन केस ऑफ स्नेक बाइट वेनम विच इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड। अल्फा ऑप्शन है पैसिव इम्यूनिटी, बीटा एक्टिव इम्यूनिटी, चार्ली इनहेरिटेड इम्यूनिटी एंड डेल्टा नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये डिस्कस किया कि एक्टिव इन्फेक्शन जो होंगी उनके लिए पैसिव इम्यूनिटी जो है वो की जाती है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी है स्नेक बाइट वेनम और इसके लिए जो है वो पैसिव इम्यूनिटी जो है वो की जाएगी। अब एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी हम कह चुके, एक्टिव इम्यूनिटी में हम बॉडी को एंटीजन यानी कि वीकेंड और हाफ किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं, जबकि पैसिव में एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है, एंटीबॉडी इंजेक्शन होते हैं। अब एंटीबॉडी इंजेक्शन जो है वो किस तरीके से होना है, नेचुरल होना है या आर्टिफिशियल। नेचुरल जो है वो प्लेसेंटा से मदर से ऑफस्प्रिंग की तरफ या मिल्क टाइम पे जो मिल्क सैकलिंग बेबी है वो हासिल कर सकता है, नेचुरल हो सकता है। और आर्टिफिशियल में अगर हम कोई इंजेक्शन जो है वो लगाएं तो उस सूरत में कह सकते हैं। जबकि एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या होती है, नेचुरल अगर हम किसी किस्म की कोई वैक्सीन हासिल ना करें, कोई मेडिसिन हासिल ना करें और बॉडी खुद से रिस्पॉन्स शो कर दे तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगी। आर्टिफिशियल एक्टिव कब कहा जाएगा, जब हम बॉडी को कोई वैक्सीन दें। मिसाल के तौर पर हम पोलियो के लिए और बाकी ऐसी जो डिजीजेस हैं उनके लिए जो वैक्सीनेशन करते हैं वो आर्टिफिशियल कंडीशन होती है कि बॉडी को वीकेंड और हाफ किल्ड एंटीजन देते हैं, बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और बॉडी के सेल्स जो है वो उसके लिए मेमोरी बना लेते हैं कि आइंदा अगर ऐसा कोई वायरस या एंटीजन आया तो हम उसको इस तरह से किल करेंगे। तो आर्टिफिशियल और पैसिव नेचुरल हो सकती है, एक्टिव और पैसिव हो सकती है। याद रखिए एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसका रिस्पॉन्स स्लो होगा लेकिन लॉन्ग टर्म होगा, जबकि पैसिव जो है उसका रिस्पॉन्स शॉर्ट टर्म होगा और फास्ट होगा। ये कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर आप टेटनस के केस में कहते हैं तो हम इंजेक्शन लगवाते हैं, जब भी एक बच्चा जो है वो गिर जाता है उसको रगड़ लग जाती है तो हमें दोबारा से इंजेक्शन लगवाना पड़ता है और यूजुअली ये कहा जाता है कि इसकी एंटीबॉडी जो है वो 4 to 6 मंथ तक बॉडी में रह सकती हैं और उसके बाद हमें दोबारा से इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा अगर हम कभी गिर जाते हैं। तो इसका मतलब पैसिव इम्यूनिटी जो है वो शॉर्ट टर्म हो सकती है और फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे इंजेक्शन लगवाएंगे फौरन से उसका एक्शन शुरू हो जाएगा। जबकि एक्टिव जो है वो डिले होगी, यानी कि स्लोली पहले बॉडी जो है रिकॉग्नाइज करेगी, उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगी, जब एंटीबॉडीज की पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बन जाएगी तो फिर उसको जो है वो किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। इसलिए इसका प्रोसेस स्लो होता है, डिले होता है लेकिन लॉन्ग टर्म होता है। तो यहां पे क्वेश्चन हमें स्नेक बाइट वेनम का था, सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। Question number 40, there is a delay of approximately dash second in conductance from SN node to AV node. Alpha 0.8, beta 0.15, Charlie 2.5 and delta 0.3. तो एक्चुअली एक जो कंप्लीट हार्ट बीट के लिए जो साइकिल है, जो कार्डिक एक्टिविटी है वो 0.8 सेकंड में होती है, एक कंप्लीट साइकिल। और उसमें से हम डिफरेंट जो है वो टाइम डिफरेंट जो है वो उसको स्पेसिफाई करते हैं कि एट्रियल सिस्टोल के लिए कितना टाइम चाहिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए कितना चाहिए और एट्रियल डायस्टोल के लिए कितना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है कि डिले कितना होगा एसए नोड से एवी नोड की तरफ, तो दैट इज एक्चुअली 0.15 सेकंड। व्हाई ये डिले होता क्यों है? इसकी वजह ये है कि जब एसए नोड से सिग्नल आया एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना है।
अब अगर ऐसे नोड फौरन से सिग्नल एवी नोड का पहुंच जाए और एवी नोड भी फौरन से अपना सिग्नल इनिशिएट कर दे तो वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जिस वजह से ऐसे नोड से आने वाला ब्लड, जो कि एट्रियम से आने वाला ब्लड है, ऐसे नोड की वजह से, एक्साइटेशन की वजह से वो वेंट्रिकल में फिल नहीं होगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर। तो इसलिए नेचुरली 0.15 सेकंड का डिले रखा गया ताकि ऐसे नोड की एक्साइटेशन से वेंट्रिकल कंप्लीट जो है, एट्रियम कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाए और फिर एवी नोड की एक्साइटेशन आए ताकि फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें और ब्लड जो है वो टुवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी और टुवर्ड्स एओर्टा जा सके फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसलिए हम कहते हैं देयर इज अ डिले ऑफ 0.15 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, इन केस ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट द मेन थ्रेट ऑफ रिजेक्शन इज पोज्ड बाय अल्फा बी सेल। बी सेल्स का काम जो है वो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन है, ये एज सच ह्यूमोरल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि टी सेल जो है वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स करते हैं और ये पर्टिकुलरली जो टिश्यू है या कोई भी बाहर से एजेंट आता है उसको इनगल्फ करते हैं। तो इसका मतलब जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी रिजेक्शन के दौरान उनके सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देना, ये काम है टी सेल्स का, जो कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि बी सेल जो है वो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसका मतलब थ्रेट ऑफ रिजेक्शन इज पोज्ड बाय ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज बाय टी लिम्फोसाइट्स, जबकि चार्ली में एंटीबॉडीज और डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन ये बी सेल से जब प्लाज्मा क्लोन बनते हैं और उससे एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन बनती हैं। ये राइट ऑप्शन नहीं है, सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 42, पिक अप द एक्टिव इन्फेक्शन अल्फा पोलियो, बीटा मम्स, चार्ली टेटनस एंड डेल्टा स्मॉल पॉक्स। तो जो गिवन हमारी बुक के अंदर एग्जांपल्स दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? उसमें टेटनस है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, रेबिस है, स्नेक बाइट वेनम है। तो ये एक्चुअली 4 एग्जांपल हमारी बुक में एक्टिव इन्फेक्शन की दी गई और इसको क्योर करने के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, मिडल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ वेन्स इज अल्फा नॉन मस्कुलर, बीटा हाईली मस्कुलर, चार्ली नॉन मस्कुलर एंड डेल्टा स्लाइटली मस्कुलर। तो एक्चुअली जो वेन्स हैं वो इलास्टिक कम होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं और उनकी जो मिडल लेयर है वो स्लाइटली मस्कुलर होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन होता है। तो इसका मतलब थिन मस्कुलर लेयर एंड लेस इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मिडल लेयर ऑफ द वेन। तो वेन के केस में थिन मस्कुलर लेयर होती है और जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू द आर्टरी। सो राइट ऑप्शन यहां पे क्या होगा? स्लाइटली मस्कुलर। क्वेश्चन नंबर 44, पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स इज लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म होता है। बीटा डिलेड, डिले नहीं होता बल्कि ये रैपिड होता है। चार्ली इमीडिएट, हाँ जी रैपिड का जो है वो इमीडिएट कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो पैसिव रिस्पॉन्स है वो इमीडिएट होता है, फौरन होता है, जैसे इंजेक्शन लगेगा फौरन से आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी में आना शुरू हो जाएंगी और वो एंटीजन को जो है वो इनएक्टिव करना शुरू कर देंगी। और डेल्टा परसिस्टेंट, ये परसिस्टेंट नहीं होता, ये थोड़े अरसे के बाद खत्म हो जाता है, जबकि एक्टिव जो इम्यूनिटी है या एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो परसिस्टेंट होता है या लॉन्ग टर्म हो सकता है। Question number 45, the blood vessel with wall thickness of one cells are alpha arteries, beta arterioles, Charlie capillaries and delta venules. तो thickness of one cell, ये जो कीवर्ड है इसमें one cell है, तो one cell thick जो लेयर होती है that is actually capillaries. So right option is Charlie. Question number 46, the most numerous blood cells are alpha leukocytes, beta monocytes, Charlie thrombocytes and delta erythrocytes. तो क्वेश्चन में क्या है? मोस्ट न्यूमरस ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में जो सबसे ज्यादा होते हैं दीज आर एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स, जिनकी तादाद जो है वो तकरीबन 5 मिलियन सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब होती है, जबकि ल्यूकोसाइट जो है दीज आर ओनली 75,000 मिलीमीटर पर क्यूब। अगर हमें व्हाइट ब्लड सेल्स में से पूछा जाएगा मोस्ट अबंडेंट कौन से हैं, तो हम कह सकते हैं दीज आर द न्यूट्रोफिल्स, जो कि 62% तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल एंड लास्ट फॉर अबाउट दैट इज 0.8 सेकेंड। तो एक्चुअली वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल जो है वो 0.8 सेकेंड का कंप्लीट होता है, इसीलिए 1 मिनट में 72 टाइम अप्रोक्सीमेटली हार्ट बीट जो है वो हो सकती है। बीटा ऑप्शन देखिए 2.5 सेकेंड,
चार्ली 0.3 सेकंड एंड डेल्टा 0.15 सेकंड। तो एज सच ये प्रोसेस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 43, कंपेयर टू ब्लड आर लिम्फ हैज अल्फा प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, बीटा मोर WBCs एंड नो RBCs, चार्ली मोर RBCs एंड लेस WBCs एंड डेल्टा नो प्लाज्मा। तो कंपेयर टू ब्लड आर लिम्फ के पास क्या होता है, WBCs ज्यादा हो सकते हैं और उसके साथ साथ उसमें जो RBCs हैं वो नहीं होते, क्योंकि लिम्फ के केस में रेड ब्लड सेल्स और लार्जर प्रोटीन जो है वो मिसिंग होती हैं। सो राइट ऑप्शन होगा बीटा मोर WBCs एंड नो RBCs। क्वेश्चन नंबर 49, which statement is correct about atrial systole? एट्रिया रिलैक्स। अब सिस्टोल का वर्ड है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब अल्फा ऑप्शन हम एट्रिया रिलैक्स देख के ही गलत समझ सकते हैं। एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता, ये ऑपोजिट लिख दिया गया है। बेटा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड वेंट्रिकल आल्सो कॉन्ट्रैक्ट। अब वेंट्रिकल ने रिलैक्स करना है, अगर दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो इसका मतलब ब्लड की पोरिंग या हार्ट बीट साइकिल ही मेंटेन नहीं रहेगा। हमेशा एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल रिलैक्स रखते हैं, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया रिलैक्स रहते हैं। तो इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये गलत है। चार्ली वेंट्रिकल्स रिमेन रिलैक्स व्हाइल एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, ये बात ठीक है। एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और उस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं ताकि ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ आ सके। और डेल्टा में एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड। तो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स नहीं हो सकते या दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक रिलैक्स करेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज गिवन बाय अल्फा टी लिम्फोसाइट, बीटा बी लिम्फोसाइट, चार्ली न्यूट्रोफिल्स एंड डेल्टा मैक्रोफेजेस। तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है जिसको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट की वजह से होता है, जो कि फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करता है और उसको इनगल्फ कर सकता है। जबकि जो बी लिम्फोसाइट है वो बी सेल से प्लाज्मा क्लोन बनते हैं, प्लाज्मा क्लोन से एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि रिकॉग्नाइज करती हैं एंटीजन को और उसको बाइंड कर देती हैं। अब एंटीबॉडी का काम कभी भी इनगल्फ करना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर करेंगी, बाइंड करेंगी और फिर टी सेल जो है उसको इनगल्फ करेंगे। तो इसका मतलब जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स आता है वो टी सेल की वजह से है और जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स आता है वो बी सेल्स की वजह से है। तो इम्यून रिस्पॉन्स टी सेल्स और बी सेल्स की वजह से हो सकता है। यहां तक आज के टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।